हेलो एवरीवन। संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता पूनम दौलिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य स्नातक प्रथम वर्ष की हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे। कहानी और गद्य की अन्य विधाएं, इस प्रश्न पत्र का नाम है। अब दो पुस्तकें हैं इसके अंतर्गत, कहानी चयनिका और गद्य की अन्य विधाएं। तो हम अध्ययन कर रहे थे कहानी चयनिका का। कहानी चयनिका में आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत अभी तक हमने जिस कहानी का अध्ययन किया था, प्रथम कहानी आपके पाठ्यक्रम में उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, उसे हमने पढ़ा। इसके बाद हम बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, नमक का दरोगा। नमक का दरोगा जो कहानी है, बात करते हैं जब इन्होंने लिखा था मुंशी प्रेमचंद जी ने। कहानी पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं आपको परिचय दे दूं मुंशी प्रेमचंद जी की लेखन शैली का। ये प्रेमचंद जी की आरंभिक कृतियों में से, प्रेमचंद जी जब आरंभ में लिख रहे थे तो वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद पर लिखते थे। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का अर्थ होता है आदर्श की स्थापना, यथार्थ का चित्र। किस तरह से कि जो जीवन में वास्तविक हमारे समाज में घटता है, प्रेमचंद जी उसी की बात कर रहे थे। तो जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद के बारे में प्रेमचंद जी ने बताया, पहले वो यथार्थ का तो चित्रण करते थे, लेकिन साथ ही साथ आदर्श की स्थापना भी करते थे। आदर्श की स्थापना करने, आदर्श को पहले महत्व देते थे। यथार्थ में, जिंदगी में शायद जितना कहानी का अंत जितना दुखद होता है, वो इसका चित्रण करने की जगह मनुष्य को मानवता का पाठ पढ़ाकर उनकी मूलभूत जो संस्कृति है, जो उसको उन कर्तव्यों का पालन करने की सलाह देते हुए ऐसे किरदारों के द्वारा उनके पात्र जो हैं वो आदर्श की स्थापना करते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की नमक का दरोगा। इसी के अंतर्गत जो है नमक का दरोगा कहानी के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद जी बताते हैं कि एक ऐसा ये पात्र है, ये देख लीजिए। एक है नमक का दरोगा, एक है पंडित अलोपी दीन। पंडित अलोपी दीन जो है एक व्यापारी है, बहुत बड़ा नामी व्यापारी है, बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है। वो अपने व्यापार को बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। जो सरकार ने उसी समय नमक पे टैक्स लगाया था, नमक बड़ा कानूनन कहीं उसका व्यापार करने के लिए बड़ी ही अनुमति की आवश्यकता थी, तो लोग नमक की काला बाजारी करते थे, छुपा के लेके जाते थे। इसी तरह अलोपी दीन जब ये कहानी शुरू होती है तो इसमें बताया जाता है कि कैसे वो अपने व्यापार में जो उसके नौकर हैं, जो धांधली करते हैं, उनको धांधली नहीं करने देता, यानी चोरी करते हैं। वो जाता है, व्यापारी इतना अपने वो जानता है उसकी दुकान पर जो काम करते हैं वो उसके साथ धोखा करते हैं। वो खुद बोरियां गिनता है, उसे जितनी बताई जाती है उससे कम होती है, बीच में वो लोग गबन करते हैं। इससे पंडित अलोपी दीन पहले ही परेशान है, उसे ईमानदार लोग नहीं मिलते। अब वो अपने नमक की बोरियों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहा है, छुपा करके लेके जा रहा है, क्योंकि अगर दिन के उजाले में ले जाएगा तो सिपाही उसे पकड़ लेंगे और उस पर जुर्माना लगाएंगे, क्योंकि कानूनन नमक का व्यापार बिना अनुमति के नहीं किया जा सकता और उस पर इतना भारी टैक्स लगता है कि उसे चुकाने में अलोपी दीन बहुत अधिक पैसा व्यर्थ हो जाता है। तो रात के अंधेरे में वो नमक की बोरियों को बैलगाड़ियों पर लाद कर ले जा रहा होता है। इसी बीच में देखिए नमक का दरोगा कौन है? एक परिवार है, गरीब परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार कह सकते हैं, क्योंकि नमक जो ये दरोगा साहब हैं, उनके पिता पहले
पुलिस में ही हवलदार हुआ करते थे और बड़ा नाम कमाया था उन्होंने। घर परिवार भी बहुत अच्छे से चलाया। दोनों बाप बेटे सुबह की चाय पी रहे होते हैं और पिता अपने यश को गान कर रहा होता है कि देखो बेटा, मैंने तो अब नौकरी कर ली। बेटे की दरोगा बन जाता है। बेटा पढ़ा लिखा होता है तो वो दरोगा बना दिया जाता है, पुलिस में नौकरी कर रहा होता है। तो पिता पुत्र को सलाह देता है कि बेटा, जो तनख्वाह होती है, महीने का जो वेतन होता है, वो तो पूर्णमासी का चांद होता है। अर्थात जैसे पूनम का चांद पूरा होता है पहले दिन और धीरे धीरे घटता जाता है, वैसे ही महीने का अंत आते आते तनख्वाह भी खत्म हो जाती है। लेकिन जो रिश्वत होती है वो तो चढ़ावा है। तो ये जो चढ़ावा आता है उसे लेते रहो, तभी तुम्हारा घर चल सकता है। पिता से ऐसी बात सुनकर दरोगा साहब कुछ अच्छा नहीं लगा। उन्हें बड़ा बुरा लगा कि रिश्वत लेने के लिए कह रहे हैं पिता। वो कह रहा है कि पिता, हवलदार होकर भी आपने घर को बड़े अच्छे से संभाला, बड़ा पक्का मकान बना लिया, वरना कैसे संभव था। अब दरोगा का पिता कहता है कि मैंने तो बेटा बना दिया घर, ये सब कर दिया। अब तुम्हें अपनी जो छोटी बहनें हैं, उसकी 3 बहनें हैं, उनका विवाह भी करना है। और विवाह कैसे होगा? जब तक तुम ऊपर के चढ़ावे को नहीं लोगे, कमाई का दूसरा साधन नहीं देखोगे, तो अपनी बहनों की इस तरह से धूमधाम से विवाह नहीं कर पाओगे। पिता को तो दरोगा कुछ कह नहीं पाता है, चुपचाप उनकी बात सुन लेता है। लेकिन वो ऐसा करना अपने मूल्यों के खिलाफ समझता है। वो बड़े ही शान से नौकरी कर रहा होता है। ईमानदारी से नौकरी करने के कारण बड़े बड़े साहब की नज़र में वो बन जाता है और उससे जल्दी ही प्रमोशन भी मिल जाता है। सरकारी दफ्तर में उसके बड़े नाम होते हैं, उसे वजीफा यानी कि प्रमोशन मिल जाता है। तो बाकी के जितने उसके सहायक कर्मचारी थे उससे जलते थे और कहते थे नया नया नौकरी पे आया है, देखते हैं कितने दिन टिकता है, अगर इसी तरह करेगा तो नौकरी पे टिक नहीं पाएगा। अब घटना घटती है एक, जो इस कहानी की आधार है। रात के अंधेरे में दरोगा साहब की ड्यूटी लगी होती है पुल के पास। अब रात के अंधेरे में जो पंडित अलोपीदीन है, उसके जो नौकर हैं, वो नमक की बोरियों को बैलगाड़ी पे लाद कर ले जा रहे होते हैं। अब वहाँ पे सिपाही रोक लेते हैं बैलगाड़ी को कि बताओ इसमें क्या है। वो कहता है कुछ नहीं साहब, बस ऐसे ही सामान है किराने का। तो सिपाही कहते हैं अच्छा सामान है तो चलो खोल के दिखाओ। तो सिपाही घबरा जाते, वो जो नौकर हैं वो घबरा जाते हैं, सिपाही को दिखाते नहीं। तो दरोगा को बुलाया जाता है कि दरोगा साहब ये सामान नहीं दिखा रहे, क्या लेके जा रहे हैं। दरोगा आता है, कहता है क्यों छुपा रहे हो, बताओ क्या है। डांट के बोलता है। नौकर और घबरा जाते हैं, कहता है कि देखिए ये पंडित अलोपीदीन का सामान है, उनका ही व्यापार का सामान है, अतः आप ये छोड़ दीजिए, वो बड़े व्यापारी हैं, हम उनसे कह करके आपको बड़ा इनाम दिलाएंगे। दरोगा ये सुनकर और ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और कहता है मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, अभी के अभी या तो इन बोरियों को खोल कर दिखाओ, नहीं तो तुम्हारे जो पंडित हैं अलोपीदीन हैं, तुम्हारे जो सेठ जी हैं, उन्हें यहाँ बुलाओ। नौकर घबरा जाते हैं, कहता है कि आप हमें 1 घंटा दीजिए, हम अभी बुला के लाते हैं। दरोगा कहता है नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ 15 मिनट देता हूँ, अगर तुम यहाँ पे सेठ जी को ले आते हो तो ठीक है, नहीं तो ये सारा का सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा। मुझे पता चल गया है कि इसमें नमक की बोरियां हैं। तो नौकर घबरा जाते हैं, वो दौड़ के सेठ जी के पास बुलाने जाते हैं, दौड़ के सेठ जी को लेकर आते हैं। सेठ जी आते हैं और दरोगा से कहते हैं कि दरोगा साहब देखिए, बात को यहीं ख़त्म कीजिए, क्यों आप इस बात को बढ़ा रहे हैं, चलिए मैं आपको 100 रुपये इनाम देता हूँ। तो दरोगा कहता है तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो, अभी चलो थाने और वहाँ पे इनाम की बात करना, तुम के सिपाही इनके हाथों में हथकड़ियाँ लगाओ। सेठ जी घबरा जाते हैं, उन्होंने बड़ा नाम कमाया था, बड़ी इज्जत कमाई थी। सेठ जी कहते हैं देखो दरोगा साहब, आप जिद ना करिए, चलो 100 के 500 ले लीजिए, 1000 ले लीजिए। लेकिन दरोगा टस से मस नहीं होता, उस समय 1000 बहुत बड़ी रकम हो जाती है। सेठ जी जब दरोगा कहता है कि तुम मुझे रिश्वत देते हो, सिपाही इन्हें हथकड़ी ले जा लगाओ और सारा सामान जब्त करके अभी थाने लेके जाओ। पंडित अलोपीदीन घबरा जाता है, वो देखता है ये आदमी बस में नहीं आ रहा, कहता है तुम 1000 क्या 10,000 ले लो,
20,000 देने को तैयार हूँ, लेकिन ये नमक की कीमत नहीं है, ये मेरी इज्जत की कीमत है। मैं अपना मान सम्मान नहीं खो सकता, इसीलिए तुम ये बात यही रफा दफा करो और ये पैसा ले लो। लेकिन दरोगा नहीं मानता, हथकड़ी लगाकर पंडित अलोपीदीन को जेल में डालता है, जज के सामने पेश करता है। जज के सामने पेश करते समय वहाँ पे दरोगा उपस्थित होता है, पंडित उपस्थित होते हैं। जज कहते हैं कि लाओ, जो सामान जब्त किया गया है उन बोरियों को खोल के दिखाया जाए कि उसमें है क्या। आप कह रहे हैं कि इसमें नमक का व्यापार हो रहा था, तो दिखाया जाए। पंडित अलोपीदीन बहुत बड़ा पैसे वाला व्यापारी था, पैसे के बल पर वो सबको खरीद सकता था। जब वो दरोगा को नहीं खरीद सका तो उसने बाकी लोगों को, स्वयं जज साहब को ही खरीद लिया और उन बोरियों को बदलवा दिया। नमक की जगह उनमें अखरोट रखवा दिया, नमक की बोरियों को हटा करके अखरोट की बोरियां रखा दी। जब अदालत में नमक की बोरियों को खोला गया तो उसमें से अखरोट निकले। अब नमक के दरोगा को काटो तो खून नहीं, बड़ा घबरा गया कि ये क्या हुआ, यहाँ तो पासा उल्टा पड़ गया। जज साहब ने नमक के दरोगा को बहुत बड़ी डांट लगी कि दरोगा साहब ये क्या है, एक इज्जतदार इंसान को आपने परेशान किया है, आप ही अपने कर्तव्य से हट गए, इसीलिए आपकी नौकरी छीन ली जाती है। उन पर कार्रवाई होती है और कुछ दिनों बाद उनकी नौकरी छीन ली जाती है। पंडित अलोपीदीन बड़ा ही गर्वी हंसी के साथ उसकी तरफ देखता है और वहाँ से चला जाता है, जैसे वो बताता है कि यहाँ पे धन की जीत हुई। दरोगा साहब अपना सा मुंह लेकर घर आ जाते हैं, उनकी नौकरी जा चुकी है। घर पर पिता के ताने सुनते हैं कि क्या जरूरत थी ये सब करने की, तुम्हें मैंने कहा था, इतना पैसा वो देने को तैयार थे, क्यों नहीं ली तुमने रिश्वत, तुम्हारे घर बार के लिए कितना अच्छा हो, सारी जिंदगी अगर ईमानदारी से काम करते तो भी तुम्हें ये नहीं लगता, तुम्हें वो पैसा ले लेना चाहिए। और तुम्हें पता है पंडित अलोपीदीन इस शहर के कितने बड़े नामचीन इंसान हैं, अब इस शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। घर के सभी लोग उन्हें बुरा भला कह रहे थे। पंडित अलोपीदीन भी जो है उसकी इस नौकरी चले जाने की बात का उसे भी पता चलता है। यहाँ दरोगा साहब का मन बड़ा ही विचलित हो जाता है, सबकी ये बातें सुनकर वो बड़ा ही घबरा जाते हैं, सबकी खरी खोटी सुनते रहते हैं और अपने मन को छोटा करते रहते हैं। यही इसी तरह दिन निकल रहे होते हैं कि कुछ दिनों बाद पिता की खरी खोटी सुनते समय घर के दरवाजे पर एक बड़ी जो गाड़ी आके रुकती है, बैलगाड़ी। उस समय जो जब ये कहानी लिखी गई थी उस समय मोटर गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी ही हुआ करती थी। तो एक बड़ी सजी धजी घोड़ा गाड़ी आके उनके दरवाजे पर रुक गई। उसमें से पंडित अलोपीदीन उतर कर आते हैं। जब नमक के दरोगा के घर में पंडित अलोपीदीन स्वयं आते हैं तो दरोगा साहब के पिता खड़े होते हैं और वो सोचते हैं कि शायद हमसे जो हमने जो मेरे बेटे ने जो गलती की है उसकी सज़ा नौकरी छोड़कर नहीं कम होती। अब ये पंडित अलोपीदीन हमारे साथ क्या करेगा। वो हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगता है कि पंडित जी माफ़ करिए, बच्चा है, ये नहीं जानता, ये दुनियादारी नहीं जानता, आप इसे क्षमा कर दीजिए, इसकी तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगता। पंडित अलोपीदीन को बड़ी हाथ पैर जोड़कर दरोगा का पिता माफिया मांगता है। दरोगा साहब सर झुकाकर एक कोने में खड़े रहते हैं और बड़ा शर्मिंदा होते हैं, कुछ कहने नहीं चाहते क्योंकि वो सही होते हुए भी गलत साबित कर दिया जाता है। चुपचाप बस सर झुकाए खड़े रहते हैं और अपने पिता को इस तरह से उनकी जी हजूरी करते हुए देखना भी उन्हें बुरा लगता है। आगे बताते हैं, उससे पहले आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जब पंडित अलोपीदीन उनके पिता को हाथ जोड़ने के लिए मना करते हैं और कहते हैं नहीं, ऐसा ना कीजिए, मैंने ऐसा महापुरुष आज तक नहीं देखा, ऐसा पुरुष जो कि अपनी ईमानदारी के लिए टस से मस नहीं हुआ। ऐसे महापुरुष आजकल मिलते कहाँ हैं। मैंने इसे कितनी रिश्वत देनी चाहिए, कितना खरीदना चाहा, इसकी जगह अगर कोई और होता तो वो बिक जाता कब का, और मैं
खुद अपने व्यापार में ऐसे धोखेबाज लोगों से मिला हूँ, लेकिन मैंने ऐसा ईमानदार इंसान कहीं नहीं देखा। मुझे पता है कि इनकी नौकरी भी चली गई, इनकी नौकरी चली गई, उसका मुझे बड़ा दुख है। लेकिन क्या करता, मैं इस शहर का इतना बड़ा सेठ था कि मेरे एक कहने पर ये केस तो मुझे जीतना ही था। लेकिन मैं इनका बुरा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ ऐसे ईमानदार इंसान को ऐसी छोटी सी नौकरी की जगह बहुत बड़ा स्थान मिलना चाहिए। दरोगा साहब के पिता सोचते हैं कहीं ये ताना तो नहीं दे रहे, शायद बहुत बुरा होने वाला है अब हमारे साथ। ये सोचकर पिताजी बड़ा घबरा जाते हैं। वो कहते हैं देखिए आप नाराज ना होइए, आप जो चाहे सजा दीजिए, लेकिन आप मुझे सजा दे दीजिए, हमें छूट बख्श दीजिए, मेरे बेटे को अब बख्श दीजिए, इसकी तरफ से मैं गलती की क्षमा मांगता। पंडित कहते हैं देखिए मैं कोई बुरा नहीं चाहता, मैं तो ऐसे ईमानदार इंसान को अपने यहाँ पे नौकरी देना है। मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे व्यापार का लेखा जोखा यही संभाले। इन्हें मैं 10,000 महीने की पगार पर रखता हूँ। 10,000 महीने की पगार सुनकर, सॉरी महीना नहीं सालाना, उस समय बहुत बड़ी रकम होती थी, 10,000 साल के तो लाखों के बराबर ये रकम होती थी। ये बात सुनकर पिता और दरोगा दोनों ही सकपका जाते हैं। वो देखते हैं क्या सचमुच पंडित अलोपीदीन ये कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे यहाँ पे बड़े बेईमान लोगों को मैं मिला और ऐसे बेईमान लोगों से मेरे व्यापार में इस रकम से भी ज़्यादा घाटा हो जाता है। मुझे एक ईमानदार इंसान की ज़रूरत थी जो मुझे नमक के दरोगा के रूप में मिल जाता है। इसीलिए मैं एक कागज़ तैयार करके लाया हूँ, मुहर लगा के और अपने दस्तखत करके लाया हूँ। मैं तुम्हें अपने यहाँ पर जो इस नौकरी के लिए तुम्हें अपॉइंट करता हूँ, तुम्हें ये नौकरी देता हूँ, तुम इस नौकरी को लीजिए और इसके साथ ही साल के 10,000 रुपये के साथ ऐसी एक शानदार गाड़ी भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाए। पिता और पुत्र की आंखें फटी रह जाती है, क्या सचमुच ऐसा हो रहा है? तो यहाँ पर दरोगा और पंडित अलोपीदीन जो है दरोगा के साथ भले ही उन्होंने बुरा किया, लेकिन उसकी ईमानदारी के सही कीमत उसे दी। सारा शहर उस पर थू कर रहा था, लेकिन आज उसका मान सम्मान कहीं ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि पंडित अलोपीदीन ने स्वयं अपने पूरे व्यापार का उसे दायित्व सौंप दिया था। असलियत पूरे शहर को पता थी कि वास्तव में नमक का दरोगा सही था और पंडित अलोपीदीन ने कैसे पैसे के बल पर अपने आप को बचाया, ये सब जानते थे, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता था, कह नहीं सकता था। लेकिन आज पूरा शहर ये भी देख रहा था कि जो नमक का दरोगा है उसकी ईमानदारी की कीमत उसे कितनी अच्छी। वास्तविकता में ऐसा होता है या नहीं, ये एक कहानी है। अब यथार्थ घटना घटती है। यथार्थ तो ये होता है कि कितना भी ईमानदार व्यक्ति हो, उसका जो अगर ईमान कहें या उसकी नीयत है अवश्य बिगड़ जाएगी। इतना सारा धन लेकर 10,000 सालाना तनख्वाह पर दरोगा को नौकरी मिलती है, वो लाखों की रकम थी और वो लाखों की रकम के बराबर 10,000 एक रिश्वत में दरोगा को देने को तैयार था पंडित अलोपीदीन। लेकिन फिर भी दरोगा ने वो पैसा नहीं लिया। पंडित अलोपीदीन बस उसकी इसी ईमानदारी पर कायल हो जाता है और उसे अपने यहाँ नौकरी दे देता है। अब पूरा शहर उसकी इस दरोगा की ईमानदारी की वाहवाही करता है। यहीं पर यथार्थ के साथ साथ, यथार्थ तो क्या है, अगर यथार्थ की बात करें तो कोई भी इंसान को रिश्वत का पैसा ले लेता, लेकिन सरकार की नज़र में वो उसकी नौकरी कितने दिन होती नहीं कह सकते, लेकिन रिश्वत अवश्य व्यक्ति ले लेता, ये यथार्थ होता। लेकिन हमने बात करी कि प्रेमचंद जो है आदर्श की स्थापना करते हैं, आदर्शोन्मुख, यानी कि आदर्श की तरफ उन्मुख होते हुए, आदर्श की ओर बढ़ते हुए यथार्थ की स्थापना करना, आदर्श की स्थापना करते हैं प्रेमचंद। हालांकि अपनी सारी कृतियों में लिखते लिखते अंत में, उनके जीवन के अंत तक आते आते उन्होंने आदर्श को त्याग कर केवल यथार्थवाद लिखने लगे थे। उदाहरण में आगे आपको दूंगी। अभी बात करते हैं नमक के दरोगे की आदर्श की स्थापना की, कि आदर्श की स्थापना कैसे हुई कि ईमानदार व्यक्ति को इसकी ईमानदारी की कीमत मिली।
पंडित अलोपीदीन ने उसे इतना बड़ा पद देकर उसकी ईमानदारी की लाज रखी, और जो जिल्लत हो रही थी उसकी, सब उसको बुरा भला कह रहे थे, वहीं अब उसकी वाहवाही हो रही थी। धन कमाने का दरोगा की तनख्वाह से कहीं ज़्यादा उसे तनख्वाह पर नौकरी भी मिल गई थी। ये उसकी ईमानदारी का ही प्रतिफल था। लोगों के सामने, जो पाठक वर्ग जो पढ़ता है, उनके सामने एक आदर्श उपस्थित किया, क्योंकि हमारे जितने भी पढ़ने वाले पाठक हैं वो अच्छे कार्य की ओर उन्मुख हो, अपने जीवन में ऐसे ही आदर्श को अपनाएं और हमारा समाज एक आदर्श समाज हो जाए। ये प्रेमचंद जी का सपना था, और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो अपनी कहानियों में इस तरह से आदर्श की स्थापना करते थे कि उनकी कहानियाँ किस तरह से, जैसे अंधेरी गलियों में प्रकाश कब फैल जाता है सूर्य का पता नहीं चलता, वैसे ही हमारे समाज के अंधकारमय समाज में प्रेमचंद की कहानियाँ एक लालटेन की लौ की तरह किस तरह से प्रकाश को भर रही थी, धीरे धीरे बिना लोगों को पता चले। इन कहानियों के माध्यम से हमारे समाज में धीरे धीरे वो प्रकाश फैल रहा, वो आदर्श, वो मूल्य, वो सांस्कृतिक मूल्य की स्थापना धीरे धीरे होने लगी थी। यही प्रेमचंद जी का लेखनी का जादू कहेंगे कि उन्होंने अपनी कृतियों में इस आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से हमारी जो युवा पीढ़ी है उन्हें एक नई सोच के साथ आदर्श सोच को अपनाते हुए एक आदर्श समाज की स्थापना की, और यही प्रेमचंद जी का सपना भी था। यहाँ पर जो है प्रेमचंद जी ने, मैंने बताया, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद जब वो लिखा करते थे, जहाँ पे आदर्श की स्थापना की जाती थी, उस समय की कहानी नमक का दरोगा सर्वश्रेष्ठ कहानियों में आती थी। प्रेमचंद जी कहानी और उपन्यासकार हैं और अपने समय के बहुत बड़े कहानीकार हैं। इन्होंने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी हैं। मानसरोवर संग्रह के नाम से इन्होंने 8 भाग लिखे और इन्होंने मानसरोवर में कहानियाँ अलग अलग भागों में प्रकाशित करी। कई कहानियाँ, 300 से अधिक कहानियों की रचना इन्होंने की है। प्रारंभ में ये उर्दू में लिखा करते थे। इनका मूल नाम जो है प्रेमचंद जी का धनपत राय था। धनपत राय इनका मूल नाम था। जब ये उर्दू में लिखते थे तब ये नवाब राय के नाम से लिखा करते थे उर्दू में। इन्होंने एक सप्त सरोज नाम की कृति लिखी थी, संग्रह था कहानियों का उर्दू की। उसमें उन्होंने जो सरकार है, उस समय सरकार जो हमारे ब्रिटेन की सरकार जो हमारे हिंदुस्तान में थी, उसके खिलाफ जो लिखा था, तो उसको जब्त कर लिया। उस कहानी संग्रह को सरकार ने जब्त कर लिया, और नवाब राय के नाम से तो अब वो लिख नहीं सकते थे। वो कृतियाँ तो नहीं छपी, लेकिन इन्होंने अपना नाम बदलकर हिंदी में लिखना प्रारंभ किया और प्रेमचंद के नाम से इन्होंने लिखना शुरू किया। इस तरह से प्रेमचंद ने अपनी लेखनी से उस समय स्वतंत्रता संग्राम की जो लौ जगाई, बड़ा ही समाज को स्वतंत्रता संग्राम में सहायता दी। जो युवा पीढ़ी है उसको एक मार्ग दिखाया। समाज में व्याप्त कई बुराइयां थी तो उन्हें दूर करा। गरीबों की बड़ी बुरी स्थिति हो रखी थी, धार्मिक जो असहिष्णुता फैली हुई थी, स्त्रियों की स्थिति भी बड़ी विकट हो रखी थी। इन सभी समस्याओं को उठाने के लिए विधवा विवाह, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का जो हमारे समाज में व्याप्त थी, इन सबके विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेमचंद जी ने अपनी लेखनी की ताकत से समाज का कल्याण करना चाहा। और इसी समाज के कल्याण के लिए उन्होंने जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद लिखा, उसको उन्होंने नमक का दरोगा के माध्यम से स्थापित किया। तो ये थी आपके नमक का दरोगा की कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। तो इसके जो मुख्य पंक्तियां हैं, उस मुख्य पंक्तियों के अनुसार आपके सामने मैं मूल पाठ को भी प्रस्तुत करूंगी। इसके अलावा नमक का दरोगा के जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, हम उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। इस पाठ से संबंधित मूल पाठ को भी पढ़ते रहिए, आप वीडियोस देखते रहिए, कोई भी समस्या आती है तो उन्हें नोट करते रहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, आप बराबर गृह कार्य करते रहिए। अगर ऐसा आप करेंगे तो आप परीक्षा में बेहतर कर पाएंगे। अन्यथा
धीरे धीरे आपके लिए कार्य बढ़ता जाएगा, एक साथ आएगा, आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अभी से वीडियोस देखकर आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। मूल पाठ भी आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगी। पुस्तकों के अभाव के कारण अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो भी आपकी पढ़ाई पे कोई रुकावट नहीं आएगी। तो इस तरह से नमक का दरोगा जो कहानी है वो यहीं समाप्त होती है। अगर बात करें इसके नमक का दरोगा मुख्य पात्र की, तो मुख्य पात्र के रूप में मैंने आपको बताया जो नमक का दरोगा है ये मुख्य पात्र है। और एक मुख्य पात्र है पंडित अलोपी। इस कहानी में दो मुख्य पात्र, पंडित अलोपी देव और नमक का दरोगा। तो इन्हीं दोनों पर महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनते हैं। इस घटना पर, कथानक पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और जो पात्र है उन पर महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। इनके चरित्र चित्रण में भी ये दोनों चरित्र के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं फिर से स्क्रीन छोड़ देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं आपको इस कहानी से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न हैं, सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न जो तत्व के आधार पर, तत्व के आधार पर जो एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है जो किसी भी पाठ में से पूछा जा सकता है। अगर गत वर्ष पूछ लिया गया है तब इसकी संभावना कम हो जाती है प्रश्न की आने की। इसके अलावा ये एक ऐसा प्रश्न तो बनता ही है कि हर पाठ में अवश्य पूछा जाए। तो जो कहानी के तत्व हैं उन्हें आप अच्छे से याद कर लें। आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर दिए गए हैं कहानी के तत्व परिचय के साथ में। इसके अलावा मैं प्रश्न बताऊंगी, उसमें भी आपको तत्वों के आधार पर पूरा विवरण मैं दे दूंगी। हम बात कर रहे हैं अभी कुछ मुख्य बिंदुओं की। तो तत्व के आधार पर जो प्रश्न अवश्य बनता है हम उसे आगे पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो मुख्य पात्र होता है, मुख्य पात्र और साथ में गौण पात्र, इनके चरित्र चित्रण से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया मुख्य पात्र इसमें दो हैं, एक है दरोगा, दूसरा है पंडित अलोपी देव। गौण पात्र में मैंने बताया पिता है और नौकर है, सिपाही है, जज है, जिनका कहानी में अधिक रोल तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत रोल है, इसीलिए ये क्या कहलाए, गौण पात्र कहलाए। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि सभी पात्रों का थोड़ा थोड़ा परिचय दीजिए। तो पिता का परिचय इस तरह से भी, ये लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो मुख्य पात्र से ही संबंधित होता है। तो इन दोनों का चरित्र चित्रण भी हम देखेंगे। इसके अलावा जो प्रश्न अगर बनता है तो वो है कथानक। कथानक यानी कि जैसे मैंने आपको कथा सुनाई है उस कथानक के आधार पर प्रश्न बनता है कि नमक का दरोगा कथानक को बताइए, स्पष्ट कीजिए। अब कहानी की तरह जो कहानी सुनाई जाती है, प्रश्न जो है आपका निबंधात्मक है, उसे आप इस तरह से नहीं कर सकते। उनके हम बिंदु बनाएंगे, कुछ बिंदु हम बनाएंगे, उसके आधार पर भी हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न होता है वो कहानी की तरह नहीं लिखा जाता। मुख्य बिंदुओं के द्वारा सबसे पहले भूमिका लिखी जाती है, मुख्य बिंदुओं से उसका विवरण दिया जाता है और अंत में निष्कर्ष द्वारा समझाया जाता है। और एक जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है सबसे बाद में अगर बात करें तो मूल संवेदना। मूल संवेदना और मूल संवेदना किसे कहेंगे कि किस बात को, कौन सी एक बात है जो मूल रूप से इसमें उठाई गई है,
उसकी मूल संवेदना, उस कहानी की मुख्य बात क्या है जिसके आधार पर इस कहानी को लिखने की आवश्यकता पड़ती है। तो उस मूल संवेदना को यहाँ पे प्रकट किया जाता है। इसके आधार पर भी प्रश्न बनते हैं, इन्हें भी हम मुख्य बिंदुओं के आधार पर ही समझाएंगे। और एक प्रश्न बनता है जो मूल संवेदना से ही मिलता जुलता है, उद्देश्य। लगभग जो मूल संवेदना है वो उद्देश्य में ही निहित हो जाती है कि यानी कि जो उद्देश्य है, कहानी लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है। जैसा कि मैंने बताया, आदर्श की स्थापना ही प्रेमचंद जी का प्रथम ध्येय था। तो ईमानदारी की स्थापना कि कितनी भी बेईमानी हो, बेईमानी के आगे ईमानदार की ही जीत होती है। ईमानदार लोगों के साथ बड़ा बुरा होता है। ईमानदार व्यक्ति जो है बड़ा निर्धन ही रहता है, जीवन में ज़्यादा कुछ प्रगति नहीं कर पाता है। बेईमान जो है अपनी बेईमानी के बल पर प्रगति कर लेते हैं। यथार्थ तो ये है, लेकिन अगर इस यथार्थ को देखते हैं तो लोग अपने जीवन में आदर्श स्थापित नहीं करते और अच्छाई नहीं अपनाते। लेकिन इस कहानी में का उद्देश्य ही यही है कि जब अंत भला तो सब भला। अंत में दरोगा के साथ उसकी ईमानदारी का उसे बड़ा उचित इनाम मिलता है और इसी इनाम के चलते ईमानदारी की स्थापना होती है। नव युवा पीढ़ी को ये दिखाया जाता है कि आदर्श की स्थापना के साथ ही आदर्श को अपनाया जाए, ईमानदार बना जाए। युवा पीढ़ी को ये सिखाया जाता है कि वो ईमानदार बने और रिश्वत ना लें। तो इन सभी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके बनते हैं, इन पर हम आगे अगले जो आपके वीडियो में एक पूरा वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के आधार पर ही मैं प्रस्तुत करूंगी। इन पे हम विस्तार से आप पर चर्चा करेंगे इसके ऊपर। फिलहाल मैंने आपको छोटे रूप में इसे समझा दिया है, क्योंकि हम ये जो आपकी पाठ है आप परीक्षा के उद्देश्य से ही पढ़ रहे हैं। सीखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें परीक्षा में प्रश्न भी हल करने। तो अगर प्रश्नों को ध्यान में रखकर आप इसे पढ़ेंगे तो आप इसे अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे, अपने मस्तिष्क को उस तरह से व्यवस्थित कर पाएंगे। तो आज की कक्षा बस यहीं तक। आपको कोई भी समस्या आती है, वीडियोस आपके पास हैं, आप इन्हें बार बार देखते रहिए, पढ़ते रहिए। किसी भी तरह की समस्या है आप उसे नोट करते रहिए, कमेंट करते रहिए और साथ ही साथ अपनी पुस्तकें पढ़ते रहिए। जो आपको पढ़ाया जाता है साथ के साथ आपको स्क्रीनशॉट के लिए मैं टाइम देती हूँ। स्क्रीनशॉट लेके उनको आप अपने नोट्स भी बनाते रहिए, अपने हाथों से लिखते रहिए, तो आपकी तैयारी साथ साथ चलती रहेगी। आज की कक्षा बस यहीं तक। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।